हेलो लर्नर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ऑल रिसर्च एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू सीरीज में। जो यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर वन है हमारा, उसके सारे के सारे पीवाईक्यूज हम यहाँ पर अपने चैनल पर कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने अराउंड 330 क्वेश्चंस कर लिए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के। आज हम 10 मोर क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ साथ जो टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट है उसके पीवाईक्यूज, कम्युनिकेशन के, मैथमेटिकल रीजनिंग के, और साथ ही में दो और यूनिट स्टार्ट की हैं, पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की और आईसीटी की। तो इसके सारे जो पीवाईक्यूज हैं 2004 से लेकर के 2026 तक, ये सारे के सारे हम अपने चैनल पर करने वाले हैं। तो आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, आप जा करके देख सकते हैं सारी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो मिल जाया करे हम जब भी अपलोड करें। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। Which of the following methods of acquiring knowledge save time and efforts on the part of the researcher? Method of experience, inductive method, deductive method, एंड मेथड ऑफ कंसल्टिंग एंड अथॉरिटी। गाइस, तो जो इसका राइट आंसर है मेथड ऑफ कंसल्टिंग एंड अथॉरिटी होगा, क्योंकि जब हम किसी अथॉरिटी को कंसल्ट करते हैं तो इसका मतलब बेसिक यही होता है कि हम रिलाई करते हैं एक स्टेब्लिश्ड एक्सपर्ट के ऊपर, या टेक्स्ट बुक पर, या रिसर्च पेपर्स पर, या कह लीजिए रिकॉग्नाइज्ड स्कॉलर्स पर। तो ये हमारा टाइम और एफर्ट जो है दोनों सेव कर लेता है, क्योंकि जो रिसर्चर होता है does not have to rediscover facts or re-verify already established knowledge। बाकी जो मेथड ऑफ एक्सपीरियंस है ये टाइम कंज्यूमिंग है, डिपेंड्स ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड ट्रायल। और इंडक्टिव मेथड है, ये भी रिक्वायर्स कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ लार्ज डेटा सेट्स। और जो हमारा डिडक्टिव मेथड है वो भी एक तरीके से लॉजिक एंड सिस्टमेटिक है, बट स्टिल नीड्स केयरफुल रीजनिंग एंड वैलिडेशन, जिसमें हम इंडक्टिव मेथड में आईपीजी की मेथडोलॉजी अपनाते हैं, यानी पार्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, और डिडक्टिव मेथड में डीटीपी की, जनरल टू पार्टिकुलर, जो हमारी रिसर्च की अप्रोच रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाला। ए रिसर्चर हैज टू ऑब्जर्व कोडल फॉर्मेलिटीज एट ऑल स्टेजेस विदाउट स्कोप एंड लीवी फॉर ऑफेंडिंग मॉरल एंड एथिकल नॉर्म्स। ठीक है, वो सब कुछ ऑब्जर्व करना चाहिए बगैर मॉरल और एथिकल नॉर्म्स को जो है नुकसान पहुंचाए। In respect of data collection, data analysis, and interpretation, there is, however, a considerable scope of being ethically vulnerable। ठीक है, तो क्योंकि स्कोप बहुत ज़्यादा होता है रिसर्च के जो स्टेप्स हैं उसके बीच में, तो इस वजह से जो रिसर्चर है उसको जो है हमेशा सब कुछ अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए, इन चीज़ों को ऑफेंड किए बगैर। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, और एक्सप्लेन भी अच्छे से करता है रीजन असर्शन को। नेक्स्ट है यूजिंग एन अप्रोप्रिएट पैरामेट्रिक टेस्ट इन ए रिसर्च प्रोजेक्ट, द रिसर्चर फाइंड्स एविडेंस टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। इन डूइंग सो विच टाइप ऑफ एरर इज लाइकली। तो जो रिसर्चर है उसको एविडेंस मिल गया कि जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए, बट अगर वो ऐसा कर रहा है तो इसमें कौन सी जो है एरर है वो हो सकती है। तो वो होगी अल्फा एरर, बीटा एरर, या बोथ अल्फा एंड बीटा एरर, या नीदर अल्फा एंड नॉर बीटा एरर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो है अल्फा एरर। देखिए, इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि अल्फा एरर क्या होती है। एन अल्फा एरर, ये इसको हम टाइप वन एरर भी बोलते हैं, इसी को टाइप वन एरर के नाम से भी जानी जाती है। अकर्स व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इवन दो इट इज एक्चुअली ट्रू। ठीक है, नल हाइपोथेसिस को हम तब रिजेक्ट कर देते हैं जब वो ट्रू होती है। ठीक, और जो हमारी बीटा एरर होती है, या हमको कह लीजिए कि टाइप टू एरर, ये तब हैपेंस होती है जब कह लीजिए ये तब होती है, सॉरी, जब नल हाइपोथेसिस है वो उसको हम रिजेक्ट ना रिजेक्ट करें इवन दो इट इज फॉल्स। जो हमारी नल हाइपोथेसिस है अगर फॉल्स है फिर भी हम इसे रिजेक्ट ना करें तो ये हमारी हो जाएगी टाइप टू एरर। और अगर हमारी नल हाइपोथेसिस राइट है और फिर भी हम उसे ना रिजेक्ट करें, उसे रिजेक्ट कर दें, राइट है और फिर रिजेक्ट कर दें हम, तो वो होगी हमारी टाइप वन एरर। ठीक है, अगर जो है देख लीजिए इसको इस टेबल के थ्रू कि रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, तो ये टाइप वन एरर आ जाएगी। और नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स हो, रिजेक्ट कर दें आप उसे, तो हमारी वो एक कह लीजिए ट्रू पॉजिटिव आउटकम आएगा या करेक्ट होगा। और अगर हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो अगेन ट्रू है बट हम फेल हो जाएं टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, तो ये भी एक तरीके से करेक्ट आउटकम आएगा या निगेटिव निगेटिव करेक्ट। और फिर जो हमारा नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है तो हम फिर भी फेल टू रिजेक्ट हो जाएं, तो कह लीजिए वो टाइप टू एरर है। ठीक है, एक फॉल्स हो जाएगी अगर हमारी नल हाइपोथेसिस और फिर भी हम उसे जो है
रिजेक्ट ना करें, यानी कि एक्सेप्ट कर लें, तो हमारी टाइप टू एरर कहलाएगी। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है, पैरामेट्रिक टेस्ट। तो आप देख लें पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। मैंने उसके लिए एक स्लाइड ऐड कर दी है यहाँ पे। जो पैरामेट्रिक टेस्ट है बेसिकली बेस्ड ऑन पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन, और जो नॉन पैरामेट्रिक होते हैं दीज आर टेस्ट आर नॉट बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ पैरामीटर्स। डेटा टाइप इसमें जो पैरामेट्रिक टेस्ट में क्वांटिटेटिव या कंटिन्यूअस डेटा यूज किया जाता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्वालिटेटिव ऑर्डिनल या रैंक डेटा को हम यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट है वो नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हम अज्यूम करते हैं, और इसमें ऐसी नॉर्मेलिटी की कोई जो अजम्पशन होती है वो नहीं होती है। जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स इसके होते हैं, मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, नोन और एस्टिमेटेड, और इसमें कोई भी पैरामीटर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर हम स्केल ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो इसमें इंटरवल और रेशियो स्केल्स होती हैं, और जो हमारी नॉन पैरामेट्रिक है ये जो है हमारी ऑर्डिनल या नॉमिनल स्केल पर बेस्ड होती हैं। सैंपल साइज जो होता है हमारा जनरली लार्ज सैंपल साइज होते हैं, और जो हमारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में सूटेबल या स्मॉल सैंपल्स होते हैं। और स्टैटिस्टिकल पावर की बात करें तो इसकी स्टैटिस्टिकल पावर बहुत हाई होती है, और ये बहुत काफ़ी सेंसिटिव होती है, या जो हमारी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है ऑन द अदर साइड ये लोअर होती है। और अगर हम रोबस्टनेस की बात करें तो इसमें रोबस्टनेस ये लेस रोबस्ट होता है टू वॉल्यूशंस ऑफ असम्पशंस, और ये मोर रोबस्ट होता है कि इसमें जो है रोबस्टनेस जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। ये देखिए डेटा इज़ नॉर्मल होता है, इसमें ज़्यादातर डेटा भी नॉर्मल होता है क्योंकि हम नॉर्मेलिटी एज्यूम ही करते हैं, और होमोजेनिटी जो है होती है इसमें पाई जाती है। जाहिर सी बात है जब डेटा नॉर्मल होगा तो होमोजेनिटी भी पाई जाएगी, और ये डेटा इसमें काफ़ी स्क्यूड होता है क्योंकि रैंक्स होती हैं और नॉन नॉर्मल होती हैं, और क्योंकि इसमें किसी तरह की नॉर्मेलिटी नहीं होती है तो डेटा जो है स्क्यूड होता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है उसके बीच का डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज इन्वेंशन इंटरवेंशन बेस्ड, साइक्लिक इन नेचर एंड इम्प्रूवमेंट फोकस, केस स्टडी रिसर्च, सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या एक्शन रिसर्च। तो भाई इसका राइट आंसर है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च होती है साइक्लिक होती है नेचर में, इसमें हम पहले प्लान करते हैं फिर उसके बाद एक्ट करते हैं। प्लान, एक्ट, सॉरी इसमें पहले हम प्लान, हाँ ठीक है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ये हमारा जो है एक तरीके से पूरी साइकिल होती है। पहले प्लान करेंगे, फिर एक्ट करेंगे, देन ऑब्जर्व करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे, और अगर हमें कोई किसी तरह की कमी नजर आएगी तो हम इसको रीप्लान करेंगे अगेन, फिर रिएक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद री ऑब्जर्व करेंगे एंड देन री रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये जो रिसर्च होती है ये साइक्लिक होती है नेचर में, एक्शन रिसर्च इसको कहते हैं। Reliability is a necessary but insufficient condition for validity. In respect of evaluation tool, validity is not an all और नन कंसेप्ट बट इट एग्जिस्ट एज ए कंटिन्यूम। तो ठीक है, ये दोनों के दोनों ऑप्शन जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा ही था कि कौन से ट्रू और फॉल्स हैं, तो जितने भी दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं गाइस वो हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू हैं। यहाँ पे देखिए जो इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यूएशन टूल, वैलिडिटी नॉट एन ऑल अलोन, ये बताया ना, नॉट ऑल अलोन, सही बात है, ये सिर्फ अकेला थोड़ी थोड़ी है कंसेप्ट बट इट एग्जिस्ट एज ए कंटिन्यूम। ये अब देखिए मैच कराना है हमें सैम्पलिंग मेथड से, तो देख लेते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जिसमें इक्वल चांस हो सभी के सिलेक्ट होने का, सभी यूनिट्स की। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन ये लिस्ट टू का टू है, ईच यूनिट इज गिवन एन इक्वल इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग पिक। तो एक टू से ए जो है वो आपका टू से मैच हो जाएगा, तो ए जैसे ही टू से मैच हो बाकी आप सब रिमूव कर दीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। और जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है द के इंटरवल इज ऑब्टेन्ड बाई एन यूनिट, आप एक सिस्टम को फॉलो करते हुए चलेंगे तो ये आपका जो है थ्री से मैच हो जाएगा। और बाकी ये जो डायमेंशनल सैम्पलिंग है इक्वली मैच्ड विद वन, द यूनिट्स आर आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्पेसिफिक फीचर्स आइडेंटिफाइड बिफोर ड्राइंग ए सैंपल स्ट्रक्चर, ये वन से मैच हो जाएगा। और स्नो बॉल सैम्पलिंग, फर्स्ट मेंबर यूनिट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सेकंड यूनिट एंड सो ऑन, एक तरीके की ये चेन सैम्पलिंग भी इसको कहते हैं। तो ये फोर हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाला ही। एम्पिरिको इंडक्टिव पैराडाइम इन रिसर्च फोकसेस ऑन मीनिंग गिविंग सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव्स टू डिपिक्ट रियलिटी। ठीक है, ये एक तरीके से जो एम्पिरिको इंडक्टिव मेथड है ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होता है
The purpose of research in this paradigm is not to arrive at generalization but to discover the रियलिटी एज लिव्ड। ठीक है, तो ये जो हमारी असर्शन और रीजन है दोनों सही है, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में ही हम जनरलाइजेशन नहीं करते हैं बट जो रियलिटी होती है उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें वही बात है, फोकस ऑन मीनिंग गिविंग सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव टू डिपिक्ट रियलिटी। A method of estimating reliability of a test डिस्क्रिप्शन ये है, टेस्ट टेस्ट मेथड है, अल्टरनेट फॉर्म मेथड है, स्प्लिट हाफ मेथड है और इंटर लेटर मेथड है। और उसके जो है जो मीनिंग है वो दी हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन तो हमें इसमें मैच कराना है। देखिए, तो इसमें देख लेते हैं कौन किससे मैच हो जाएगा। देखिए, टेस्ट रीटेस्ट मेथड का मतलब बेसिक ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रिंग द सेम टेस्ट टू सेम ग्रुप एट टू डिफरेंट सेशन। तो ये ए जो है वो थ्री से मैच हो जाएगा, और ए थ्री से मैच होते ही आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे। और अल्टरनेट फॉर्म मेथड जो होगा वो फोर से मैच हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रिंग द टू फॉर्म्स ऑफ टेस्ट टू सेम ग्रुप एट डिफरेंट सेशंस। तो ये आपका टू से मैच हो जाएगा। और जो ये है नेक्स्ट वाला स्प्लिट हाफ मेथड टू, जो है हो जाएगा वन से मैच हो जाएगा, एडमिनिस्टरिंग द टेस्ट इन वन सेशन विद टू इक्विवेलेंट हेल्प ऑफ द टेस्ट फॉर कोरिलेशन। तो इसमें आप दो अलग अलग हिस्सों में इसको बांट देंगे, तो ये आपका वन से मैच हो जाएगा। और जो इंटर रेटर मेथड है ये आपका डी, जो टू से मैच हो जाएगा, टू और मोर रेटर्स स्कोर द टेस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये आपका टू से मैच रहेगा, थ्री थ्री टू थ्री फोर, ये सॉरी ये फोर था अल्टरनेट मेथड द्वारा, ठीक है। तो ये थ्री फोर वन एंड टू। तो ये आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर प्लान टू टेस्ट हिज और हर सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस इन ए मेजर प्रोजेक्ट, which of the following statements are considered relevant in this regard? A substantive research hypothesis has to clearly specify the relationship among variables। ठीक है, करेक्ट है ये। रिसर्च हाइपोथेसिस may be directed at finding out differential effects or relationship। ठीक है, ये भी करेक्ट है। नल हाइपोथेसिस should be formulated beforehand। देखिए, ये जरूरी नहीं कि नल हाइपोथेसिस आप बहुत पहले ही फॉर्मुलेट कर लें। There is direct support available for testing the substantive research hypothesis। देखिए, डायरेक्ट सपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि जो सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस है उसके डायरेक्ट सपोर्ट अवेलेबल हो। द फाइनल डिसीजन ऑन द रिसर्च हाइपोथेसिस में बी रीच्ड इनडायरेक्टली बाय डिसाइडिंग द फेट ऑफ द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, कि आप नल हाइपोथेसिस, अगर आपकी मान लीजिए नल हाइपोथेसिस है, आप नल हाइपोथेसिस को एच नॉट से करते हैं और जो हमारी अल्टरनेट है एच वन से, या कई बार हम इसको एच वन और एच ए से भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो नल हाइपोथेसिस जैसे ही हमारी अगर रिजेक्ट होती है तो इसका मतलब होता है कि हमारी एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। और नल हाइपोथेसिस को ही हम टेस्ट करते हैं, अल्टरनेट को नहीं टेस्ट करते हैं। अगर हमारी जो है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है तो ये जो हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ए बी एंड ई, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। देखिए, अगेन क्वालिटेटिव रिसर्च पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो ये इजी है, देख लीजिए कैसे करेंगे। द रिसर्च इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द स्पेशल सोशल फिनोमेना फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स परस्पेक्टिव। ठीक है, ये करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन ए रखिए, बाकी आप रिमूव कर दीजिए जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखते हैं, इट सीक्स टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स अमंग वेरिएबल्स एंड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ चेंजेस इन मेजर्ड सोशल फैक्ट। देखिए, जब भी मेजर्ड सोशल फैक्ट की बात आएगी तो इसका बेसिक मतलब होगा कि वो क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कर रहा है, तो ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे पूछा है क्वालिटेटिव रिसर्च, तो आपका बी जिसमें है उसको रिमूव कर दीजिए। देखिए, आपका क्वेश्चन बन गया। ए सी एंड डी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इट इज कंडक्टेड इन एक्चुअल सेटिंग एज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा एंड रिसर्चर इज द की इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सी भी सही है। इट इज कंसर्न्ड विद द प्रोसेस रादर देन सिंपली विद आउटकम्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये भी सही है। इट अटेम्प्ट्स टू एस्टेब्लिश यूनिवर्सल कंटेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन। देखिए, ये क्वांटिटेटिव, ये जो दोनों जो फीचर्स दिए हुए हैं, ई और ये हमारा बी वाला, ये सारे के सारे जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च की फीचर्स हैं। तो आपका ए सी एन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो सीरीज कैसी मिली लगी। तब तक आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।